जस्ट इमेजिन करो कि कोई एक केमिकल रिएक्शन है जो कि अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब सडनली इसमें टेम्परेचर राइज होने लग जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है, या फिर जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन में चेंज आता है, जिनकी कंसंट्रेशन शिफ्ट होती है, तो क्या होगा? कैसे रिएक्शन खुद को बैलेंस करेगी, कैसे रिएक्शन खुद को इक्विलिब्रियम में लेके आएगी, कैसे रिएक्शन फाइट करेगी इस चेंज के अगेंस्ट। यहाँ आज अपन उसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं, और वो है ली चैटरली प्रिंसिपल। ली चैटरली प्रिंसिपल ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे कोई रिएक्शन खुद को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करती है, ठीक है। यही चीज डिस्क्राइब करता है कौन? ली चैटरली प्रिंसिपल। तो आज अपन ली चैटरली प्रिंसिपल को एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल इन डिटेल, इन डेप्थ, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद ली चैटरली प्रिंसिपल के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। ली चैटरली प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि क्लास 11th के लिए, नीट के लिए, एज वेल एज जेई और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्या क्या टॉपिक आज अपन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट में कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। उसके बाद अपन बात करेंगे ली चैटरली प्रिंसिपल क्या होता है। देन अपन बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि जब कोई रिएक्शन चल रही है और उसमें कंसंट्रेशन का चेंज आएगा, तो कैसे वो रिएक्शन उसको वापस से बैलेंस करेगी। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर कम ज़्यादा होने पे कैसे बैलेंस करेगी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, और कैटेलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें अपन वन बाय वन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन ऑफन रीच ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो ऑफन मतलब अधिकतर वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है। बट इक्विलिब्रियम का मतलब होता क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के जो रेट है ना, वो इक्वल हो जाए। यानी रिएक्शन के जितनी फॉरवर्ड रेट है, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रेट। जब फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल हो जाए, ठीक है, तब क्या होता है? तब इक्विलिब्रियम अचीव होता है। और उस टाइम पे रिएक्शन के अंदर जितना रिएक्ट किसी जो उस टाइम पे रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा, क्योंकि फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल हो चुके हैं। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक है। तो ली चैटरली प्रिंसिपल जो है ना, ये एक्सप्लेन करता है कि जो आपका इक्विलिब्रियम है, ये कैसे रिस्पोंड करता है किसी भी चेंज को। मान लो आपने उसमें कोई चेंज कर दिया, ठीक है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। अब उसमें आप कोई चेंज करते हो कंसंट्रेशन में, प्रेशर में, टेम्परेचर में, तो वो कैसे उस चेंज को अपोज करेगी, इसी चीज को आज अपन डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये समझना है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब जब रिएक्शन की फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रेट। जब फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट दोनों इक्वल हो जाए, दोनों, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाए, तब अचीव होता है इक्विलिब्रियम। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए किसके? प्रोडक्ट के। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तब अचीव होता है इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है, तो समझते हैं एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम में इनकी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा। इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं ली चैटरली प्रिंसिपल की। तो ली चैटरली प्रिंसिपल क्या बोलता है कि व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, जब कोई सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम में है उसको डिस्टर्ब किया जाता है, तो द सिस्टम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन टू अपोज द डिस्टर्बेंस। तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर उस डिस्टर्बेंस को अपोज करा जा सके, ठीक है। सिस्टम शिफ्ट करेगा एक डायरेक्शन में उस डिस्टर्बेंस को अपोज करने के लिए, और इक्विलिब्रियम को री एस्टेब्लिश कर देगा। फिर से समझते हैं, ली चैटरली प्रिंसिपल ने क्या बोला कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हो, यानी कि उसके टेम्परेचर में, उसके कंसंट्रेशन में, उसके प्रेशर में कोई चेंज लेके आते हो, तो वो सिस्टम एक ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा कि वो उस चेंज को
अपोज कर सके, उस डिस्टर्बेंस को अपोज कर सके और इक्विलिब्रियम को वापस से री एस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, इसी को बोलते हैं ली चैटर्जी प्रिंसिपल। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब क्या कि कोई रिएक्शन अगर चल रही है तो उसमें रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, मतलब अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जस्ट सपोज कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, अभी तक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो फॉरवर्ड रेट है रिएक्शन की, जो फॉरवर्ड रेट है वो बैकवर्ड रेट के बराबर है। फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट समझ में आ रहा है। अगर एक रिएक्शन ए प्लस बी, एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट ए प्लस बी, ये मिल के दो प्रोडक्ट बना रहे हैं सी प्लस डी। ठीक है, तो ए प्लस बी मिल के बना रहे हैं सी प्लस डी, ये हो गए फॉरवर्ड रेट। और जब सी और डी मिल के वापस ए प्लस डी बनाने लग जाए तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड रेट। ये फॉरवर्ड रेट, ये होती है बैकवर्ड रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाए, जब ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाए, जितनी फॉरवर्ड उतनी बैकवर्ड, तो उसे वो बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब सपोज करो कि अपन कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दे तो क्या होगा, मतलब ए प्लस बी को अगर बढ़ा दे तो क्या होगा, या फिर सपोज करो कि अपन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो क्या होगा। ठीक है, तो सोचो, सुनो, अगर अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो मतलब अब क्या होगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम, तो अब बैकवर्ड रेट कम हो जाएगी, फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वापस जितना प्रोडक्ट जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट वापस करा जा सके, यानी फिर से इक्विलिब्रियम अचीव करा जा सके। वहीं अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो बैकवर्ड रेट जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वापस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ी है, प्रोडक्ट की कम हो गई है, तो पहले वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा, और फिर जब वापस इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो जाएगी तो फिर दोनों रेट्स इक्वल हो जाएगी। अब मान लो आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, तो अगर प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट करेगी, पहले प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को इक्वल करेगी और फिर वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और ऐसा ही मान लो अगर आप कोई किसी की कंसंट्रेशन को कम कर देते हो, अभी अपन ने कंसंट्रेशन बढ़ाई है, और जैसे सपोज कम कर देते हैं अपन ए प्लस बी यानी कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को अगर कम कर देते तो क्या होगा, अगर ए प्लस बी यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो फिर वही बात है, बैकवर्ड रेट बढ़ जाएगी, दोनों को इक्वल करेगी और फिर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और सेम इन द केस ऑफ प्रोडक्ट की, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगी, सेम नहीं होगा, मतलब वहाँ बैकवर्ड था यहाँ फॉरवर्ड। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल करेगी, जैसे इक्विलिब्रियम अचीव होगा रिएक्शन को थ्रेड कर जाएगी। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर दोगे तो भी ये जो रिएक्शन है बैकवर्ड जाएगी, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। कुल मिला के जो चेंज आपने करा है उस चेंज को अपोज करने के लिए जो सिस्टम है वो मूव करेगा। ठीक है, हाँ, तो जो भी आपने चेंज करा है उसको, उस डिस्टर्बेंस को रिमूव करने के लिए और वापस इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए जो सिस्टम है वो मूव करता है, इसी को बोलते हैं ली चैटर्जी प्रिंसिपल। तो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो जिस साइड कंसंट्रेशन बढ़ी है, ठीक है, जिस साइड कंसंट्रेशन बढ़ी है अ, उसके अपोजिट साइड, उसको अपोज करने के लिए जो है रिएक्शन मूव करेगी और फिर से दोनों की कंसंट्रेशन को इक्वल करके इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी। अब अपन बात करते हैं, तो पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं किसका, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन लॉ। पहले एग्जांपल दिया हुआ है N2+3H2 बना रहा है 2NH3, अमोनिया बेसिकली यहाँ पे बन रहा है, और इसी को जो है अपन हेबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को जो है अपन हेबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अगर N2 और H2 आप बढ़ाओगे तो जो इक्विलिब्रियम है ये शिफ्ट होगा NH3 फॉर्मेशन की तरफ। अगर आप N2 और H2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो NH3 बनाना चालू होता है जो आपका सिस्टम है, और अगर आप NH3 को रिमूव करते हो तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जाएगी।
अगर आप N2 और H2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, अगर आप NH3 को रिमूव कर देते हो तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो ये एक एग्जांपल था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। देखो, पहली बात तो ये कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है ये ओनली गैसियस रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, पहली बात ये कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर गैसियस रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। अब समझते हैं कि प्रेशर अगर किसी रिएक्शन में कोई रिएक्शन उसमें प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, तो प्रेशर ज़्यादा किस साइड होगा? प्रेशर ज़्यादा किस साइड होगा? जिस साइड गैस के मोल्स ज़्यादा होंगे, जिस साइड मोल्स ऑफ गैस ज़्यादा है। ठीक है, जिस साइड मोल ज़्यादा है गैस के उस साइड प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ में। तो अब अगर आप रिएक्शन में जो सिस्टम है, अगर आप उसमें प्रेशर को बढ़ाते हो, अगर सिस्टम में प्रेशर को बढ़ाते हो तो जो रिएक्शन है वो उस साइड शिफ्ट करेगी जिस साइड गैस के मोल कम है। ठीक है, अगर आप प्रेशर को कम करते हो तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम है, ताकि प्रेशर को कम करा जा सके। और अगर आपने प्रेशर को कम कर दिया है तो उस साइड मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। क्यों? ताकि प्रेशर को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर देखो, ये यहाँ पे पिस्टन है और ये आपका सिस्टम है। ठीक है, पिस्टन का मतलब इस सब प्रेशर को कम ज़्यादा करोगे। ठीक है, और ये आपका कंटेनर है जिसके अंदर रिएक्शन चल रही है। अब अगर अपन इसको प्रेस करें, अगर इसको प्रेस करें और अंदर का प्रेशर बढ़ाए, ठीक है, इसको प्रेस करके अगर अपन अंदर का प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो रिएक्शन है वो उस साइड शिफ्ट करेगी जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स कम है। और अगर इसको मैं ऊपर की साइड खींचूं और अंदर का प्रेशर कम करूं तो रिएक्शन उस साइड मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, N2 + 3H2 + 2NH। इधर देखना, यहाँ पे कितने मोल है? यहाँ पे है 4 मोल। यहाँ पे है गैस के 4 मोल। और यहाँ पे कितने मोल है? यहाँ पे है 2 मोल्स। ठीक है, यहाँ पे है गैस के 4 मोल्स, यहाँ पे है गैस के 2 मोल्स। अब समझना कि ठीक है, लेफ्ट साइड में 4 मोल है, राइट साइड में 2 मोल है। अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए, अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी, NH3 का फॉर्मेशन ज़्यादा करेगी, क्योंकि NH3 साइड या फिर प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जो है रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी। अब समझो कि अगर प्रेशर को कम करा जाए, अगर पिस्टन को ऊपर खींचा जाए, प्रेशर को कम करा जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो प्रेशर वापस से अचीव करा जा सकता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आ गया और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझने से पहले दो चीज़ें समझना जरूरी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जो कि हीट को प्रोड्यूस करेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस जिनको प्रोसीड करने के लिए हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो कि हीट को प्रोड्यूस करे उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जिनको प्रोसीड करने के लिए हीट देनी पड़े उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, ठीक। तो टेम्परेचर चेंज अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम लाइक हीट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, जैसा कि हीट अगर मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, एक्सोथर्मिक में कुछ अलग। अब पहले एक्सोथर्मिक से समझते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके समझते हैं। पहले अगर बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या है? रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट। सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट साइड क्या है? हीट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट साइड हीट ज़्यादा है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड टेम्परेचर कम है और आपने सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया है, तो टेम्परेचर वापस से मेंटेन करने के लिए बैकवर्ड शिफ्ट रहेगा। अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो फॉरवर्ड शिफ्ट, क्योंकि आपने टेम्परेचर कम करा है और रिएक्टेंट साइड ऑलरेडी टेम्परेचर कम है तो प्रोडक्ट साइड मूव करेगा टेम्परेचर वापस से मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसका उल्टा होता है एंडोथर्मिक में।
एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट साइड टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट साइड टेम्परेचर कम होता है। तो इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा, जहाँ यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखो, यहाँ पे हीट बचा रहेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब आप रिएक्टेंट को हीट दे रहे हो, तब जाकर प्रोसीड करके प्रोडक्ट बना है, तो प्रोडक्ट साइड टेम्परेचर कम है और रिएक्टेंट साइड टेम्परेचर ज़्यादा है। पर जब बात करते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है, बट रिएक्टेंट का तो टेम्परेचर कम है। रिएक्टेंट का तो टेम्परेचर कम है, तभी तो रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है तब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट साइड टेम्परेचर ज़्यादा है, बट रिएक्टेंट साइड तो टेम्परेचर कम है, इसलिए यहाँ पे कोल्ड दिखाया हुआ है। और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड ज़्यादा हीट है, इस वजह से यहाँ पे हीट दिखाई हुई है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ में आया। एंडोथर्मिक में चेंज इन हीट जो है वो ज़्यादा होता है 0 से। ठीक है, डेल एच इज ग्रेटर देन 0। एंडोथर्मिक में डेल एच इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप हीट दे रहे हो। मतलब रिएक्टेंट साइड की बात हो रही है कि रिएक्टेंट साइड जो है हीट ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हीट लेस देन 0, क्योंकि क्योंकि प्रोडक्ट साइड हीट ज़्यादा है ना, रिएक्टेंट साइड नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, चेंज ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चेंज इन कैटलिस्ट की। सबसे पहले बात, कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट का मतलब जो किसी ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे कंपाउंड जो किसी रिएक्शंस को किसी भी रिएक्शंस को हेल्प करें जल्दी कंप्लीट होने में या फिर प्रोसीड होने में, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट इंक्रीज करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस को इक्वली। कैटलिस्ट जितना उस रिएक्शन को फॉरवर्ड बढ़ाएंगे उतना ही बैकवर्ड भी, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट इक्वल रहती है कैटलिस्ट की वजह से। कैटलिस्ट का फॉरवर्ड रेट पे बैकवर्ड रेट पे कोई अलग अलग इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना फॉरवर्ड रेट को बढ़ाएंगे उतना ही बैकवर्ड रेट को बढ़ाएंगे। और इसी वजह से ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कोई भी चेंज लेके नहीं आते हैं, ये ओनली हेल्प करते हैं इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में। अभी तक अपन ने बात करी कंसंट्रेशन की, प्रेशर की, टेम्परेचर की। जब उनमें अपन चेंज कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ इक्विलिब्रियम में कुछ न कुछ शिफ्ट हो रहा था। लेकिन जब अपन बात करें कैटलिस्ट की, अगर अपन मान लो कि रिएक्शन में अपन ने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को सपोर्ट करेगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। हाँ, पर ये बात है कि अगर रिएक्शन में आप कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करते हो तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा। तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, बट इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है। तो इसी के साथ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और क्या होता है आपका ली चैटरली प्रिंसिपल, क्या होती है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चीज़ भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की अपन बात कर देते हैं। तो बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन को भी फास्टर करता है, तो बैकवर्ड रिएक्शन को भी फास्टर करता है। मतलब ये दोनों रिएक्शन, दोनों रेट स्पेस के इक्वल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो कैटलिस्ट स्पीड अप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इट डज नॉट चेंज पोजीशन। ठीक है, पोजीशन अनचेंज्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, बट इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात कर ले, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के बारे में आपने सुना होगा, अगर ये चैप्टर पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो अपन बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो होता है ना, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि अगर अपन एक रिएक्शन ले लें, ए प्लस बी बना रहा है सी प्लस डी। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम अपन अभी पढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? हाँ, तो इक्विलिब्रियम पर क्या है, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए ही जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकालोगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मतलब फॉरवर्ड रेट इक्वल टू बैकवर्ड रेट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है डज नॉट चेंज विद कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर। यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन में या फिर प्रेशर में कोई चेंज करोगे तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझना,
अब अपन ने क्या सोचते हैं कि भाई अगर कंसंट्रेशन ही जो अगर इसके फॉर्मूला में ही कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन चेंज होने में फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करके इसके कंसंट्रेशन को और इसको वापस इक्वल कर देगी, तो उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और सम प्रेशर के केस में होता है, सेम प्रेशर के केस में होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन प्रेशर से भी डिराइव कर सकते हैं। तो प्रेशर को भी जब आप कम ज़्यादा करोगे तो वो वापस इक्वल हो जाएगा। इसीलिए जो है कंसंट्रेशन और प्रेशर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट ये चेंज हो जाता है विथ टेम्परेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि के जो है ये, ठीक है, के यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये डिपेंड नहीं करता है किस किस पे, एक तो कंसंट्रेशन पे और एक प्रेशर पे। ठीक है, बट के डिपेंड करता है किस पे, ठीक है, बट के जो है ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। के जो है ये कंसंट्रेशन और प्रेशर के चेंज होने पे चेंज नहीं होगा, बट टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब फाइनल कंडी की बात कर लेते हैं कि लीच-एटली प्रिंसिपल जो है ये प्रेडिक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट को, कि अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस हुआ है तो इक्विलिब्रियम की साइड शिफ्ट होगा, उसके डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है। कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होने पे इक्विलिब्रियम कैसे रिएक्ट करेगा उसको डिस्क्राइब करता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्लास 11th नीट, जेई और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ले जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट को ही लीच-एटली प्रिंसिपल बताता है। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को भी सपोर्ट करता है। तो कैटलिस्ट ओनली हेल्प करते हैं इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में। तो इसी के साथ लीच-एटली प्रिंसिपल पूरा टॉपिक होता है ख़त्म। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करके जाना, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए क्लास 11th और 12th से तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ के जाएं।